हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैकसीट पर। आज हम आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो 5 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में 2025 से लागू होने वाला भारत एन कैप किससे संबंधित है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए कृषि गुणवत्ता, बी वाहन सुरक्षा रेटिंग, सी सड़क कर और डी ईंधन नीति, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाहन सुरक्षा रेटिंग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह भारत एनकैप से संबंधित था। वाहन सुरक्षा रेटिंग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेन किया गया है कि भारत कैप एनकैप के तहत कारों को क्रैश टेस्ट के आधार पर स्टार रेटिंग दी जाएगी, जिससे उपभोक्ता सुरक्षित वाहन चुन सके, यानी कि वाहन सुरक्षा रेटिंग इसका एकदम करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी ओडिशा और डी आंध्र प्रदेश, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर था। गुजरात में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किया जा रहा है। गुजरात इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेन किया गया, गुजरात में बंदरगाह सौर और पवन ऊर्जा का उपलब्धता के कारण ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, डिजिटल इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए केवल सोशल मीडिया नियंत्रण, बी ऑप्शन था आईटी एक्ट 2000 को आधुनिक बनाना, सी ऑप्शन था केवल साइबर साइबर अपराध को रोकना, डी ऑप्शन था केवल डेटा टैक्स लगाना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आईटी एक्ट 2000 को आधुनिक बनाना। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह डिजिटल इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य था, आईटी एक्ट को 2000 को मुख्य आधुनिक बनाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका एक्सप्लेन किया गया कि डिजिटल इंडिया एक्ट आईटी एक्ट 2000 का स्थान लेगा और एआई, सोशल मीडिया, यूजर सुरक्षा, डेटा गवर्नेंस और को कवर करेगा। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था अगला, किस यौगिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अधिक मजबूत होती है? आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए H2O, बी NH3, सी HF और डी HCl, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी HF इसका एकदम करेक्ट आंसर था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे अधिक मजबूत होती है HF, एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया गया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब सबसे अधिक मजबूत होती है जब परमाणु छोटा और अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए वर्ल्ड बैंक, बी बाई विपो, सी यूएनडीपी और डी आईएमएफ, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी विपो इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स संस्था द्वारा जारी किया जाता है वह विपो इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। यही बताया गया है कि विपो यानी कि वर्ल्ड इंटेल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन नवाचार, रिसर्च ऑफ टेक्नोलॉजी के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए 2020, बी ऑप्शन था 2021, सी ऑप्शन था 2022 और डी ऑप्शन था 2023, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 2022 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि भारत की नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी यानी कि एनएलपी को 17 सितंबर 2022 को लागू किया गया था। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, सप्लाई चेन को कुशल बनाना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करना, ये इसका एक्सप्लेन किया गया था। अगला आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव रक्त में ऑक्सीजन का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्लाज्मा में घुली हुई, बी ऑप्शन था कार्बोनियो औद्योगिक, सी ऑप्शन था ऑक्सी हीमोग्लोबिन और डी ऑप्शन था हीमियोसिनिन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसका एकदम
करेक्ट आंसर था ऑक्सी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन अधिकांश परिवहन रूप में होती है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, इसका एक्सप्लेन किया गया है कि लगभग 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर परिवहित होती है 97%। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में किस भारतीय राज्य ने एआई आधारित राजस्व प्रणाली शुरू की है? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी तमिलनाडु और डी महाराष्ट्र, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। तेलंगाना ने 2025 में एआई आधारित राजस्व प्रणाली शुरू की है, वह आंसर है तेलंगाना। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया गया कि तेलंगाना एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनाटिकल एनाटिक्स के उपयोग में अग्रणी राज्य, खासकर ई गवर्नेंस में। तेलंगाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था मिशन लाइफ का पूरा नाम क्या है? आपके चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए ऑप्शन था लाइफ ऑफ एनर्जी, बी ऑप्शन था लाइफ स्टाइल ऑफ इन्वायरमेंट, सी ऑप्शन था लिविंग इन फ्यूचर इकोनॉमी, सी ऑप्शन था डी ऑप्शन था लोकल इनिटेटिव इनिटेटिव फॉर इन्वायरमेंट, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। इसका एकदम करेक्ट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यह मिशन लाइफ का पूरा नाम था। ये आपका फुल फॉर्म पूछा गया था। इसको बताया गया है एक्सप्लेन करके कि मिशन लाइफ का उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, जन भागीदारी, छोटे व्यावहारिक बदलावों में से बड़ा असर पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था यदि किसी चालक यानी कंडक्टर का तापमान बढ़ाया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी में परिवर्तन का सही कारण क्या है? चार ऑप्शन दिए गए थे। ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, बी ऑप्शन था इलेक्ट्रॉनों की गति बढ़ने से टकराव कम हो जाता है, सी ऑप्शन था आयनों का कंपन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन टकराव बढ़ते हैं और डी ऑप्शन था परमाणुओं के बीच दूरी घट जाती है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी आयनों के कंपन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन टकराव बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया गया है कि तापमान बढ़ने से धातु के आयन अधिक तीव्रता से कंपन करते हैं, इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टक्कर की संभावना बढ़ती है, जिससे उनका मार्ग बाधित होता है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में भारत की पहली एआई पावर्ड वेदर फोरेंसिक सिस्टम किस संस्था ने शुरू की थी? चार ऑप्शंस दिए गए थे। ए इसरो, बी आईआईटी दिल्ली, सी आईएमडी और डी ऑप्शन था डीआरडीओ, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी आईएमडी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिसने भारत की पहली एआई पावर्ड वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम संस्था शुरू की है। आईएमडी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि आईएमडी ने एआई और सुपर कंप्यूटर की मदद से मौसम पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाई। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था भारत का ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस यानी कि जीवीए किस मंच पर लॉन्च किया गया था? चार ऑप्शंस थे। ए COP28, बी ऑप्शन था G20 शिखर सम्मेलन, सी ऑप्शन था ब्रिक्स सम्मेलन और डी ऑप्शन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि G20 शिखर सम्मेलन इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो ग्लोबल बायोफ्यूल एलियंस यानी कि जीवीए मंच पर लॉन्च किया गया था। यही इसको बताया गया है कि जीवीए ने जीवीओ को भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था ताकि जैव ईंधन सहयोग बढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉन्फ्रेंस कॉमर्स ओएनडीसी का उद्देश्य क्या है? चार ऑप्शंस थे। ए केवल अमेजोन को बढ़ावा देना, सी बी ऑप्शन था डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण और सी ऑप्शन था टैक्स बढ़ाना और डी ऑप्शन था विदेशी कंपनियों को रोकना, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी डिजिटल कॉमर्स को लोकतंत्रीकरण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण यानी कि जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि ओएनडीसी का उद्देश्य है डिजिटल कॉमर्स का लोकतंत्रीकरण। यही बताया गया है कि ओएनडीसी छोटे व्यापारियों को बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के बराबर अवसर देता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2025 में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन जारी करता है? चार ऑप्शंस थे। ए आईएमएफ, बी ऑप्शन था डब्ल्यूईएफ, सी ऑप्शन था यूएन और डी ऑप्शन था वर्ल्ड बैंक, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूईएफ इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है डब्ल्यूईएफ।
यही बताया गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल वैश्विक जोखिम जैसे जलवायु, साइबर, भू राजनीति पर रिपोर्ट जारी करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस चरण में कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए प्रोफेज में, बी ऑप्शन था मेटाफेज, सी ऑप्शन था एनाफेज और डी ऑप्शन था टेलोफेज, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मेटाफेज में कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। मेटाफेज इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया है कि इस चरण में क्रोमोसोम अधिकतम संकुचित होते हैं, इसलिए अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का पहला कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम किस वर्ष अधिसूचित हुआ? 4 ऑप्शंस थे। ए वर्ष 2022, बी ऑप्शन था वर्ष 2023, सी 2024 और डी ऑप्शन था 2025, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 2024 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि इस योजना के तहत उद्योगों को कार्बन उत्सर्जन घटाने पर क्रेडिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी पिंड पर लगाया गया बल शून्य हो तो उसका संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होगा? 4 ऑप्शन थे। ए शून्य होगा, बी बढ़ता रहेगा, सी ऑप्शन था घटता रहेगा और डी ऑप्शन था स्थिर रहेगा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी स्थिर रहेगा। यह इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको एक्सप्लेन किया है कि न्यूटन का पहला नियम बताता है कि बाहरी बल ना होने पर संवेग अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम कहता है जो जड़त्व का नियम है, कोई वस्तु अगर विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम होता है। दूसरा संवेग का नियम और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में भारत का पहला एआई बेस्ड जुडिकल सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट किस न्यायालय में शुरू हुआ? 4 ऑप्शंस थे। ए सुप्रीम कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी ऑप्शन था मद्रास हाई कोर्ट और डी ऑप्शन था इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी मद्रास हाई कोर्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां एआई बेस्ड जुडिकल सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। मद्रास हाई कोर्ट एआई का उपयोग केस मैनेजमेंट, ट्रांसलेशन और डेटा एनालिसिस में कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यदि किसी उपग्रह की कक्षा का त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो उसका कक्षीय वेग क्या होगा? 4 ऑप्शंस थे। ए 2 गुना, बी आधा, सी अंडर रूट 2 गुना, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन था 1/√2 गुना, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी 1/√2 गुना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही इसको एक्सप्लेन किया है कि कणीय कक्षीय वेग v प्रोपोर्शनल टू 1/√r होता है, त्रिज्या घटने से बढ़ने से वेग घटता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में भारत किस मिशन के तहत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित कर रहा है? 4 ऑप्शंस थे। ए मेक इन इंडिया, बी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सी ऑप्शन था डिजिटल इंडिया और डी ऑप्शन था स्टार्टअप इंडिया, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया है कि इस मिशन का उद्देश्य भारत को चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विकसित भारत 2047 का मुख्य लक्ष्य क्या है? 4 ऑप्शंस थे। ए केवल आर्थिक विकास, बी ऑप्शन था विकसित राष्ट्र बनाना, सी ऑप्शन था केवल डिजिटल देश और डी ऑप्शन था केवल सैन्य शक्ति, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी विकसित राष्ट्र बनाना इसका एकदम करेक्ट आंसर था। विकसित भारत 2047 का मुख्य लक्ष्य है विकसित राष्ट्र बनाना। यही बताया गया है कि 2047 तक भारत को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाना लक्ष्य है 2047 तक भारत को। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में भारत ने किस देश के साथ यूएई इंडिया जो सीईपीए को और विस्तरित विस्तारित किया है? 4 ऑप्शंस थे। ए सऊदी अरब, बी यूएई, सी ऑप्शंस था कतर और डी ऑप्शंस था ओमान, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी यूएई इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये बताया गया है कि सेपा यानी कि सीईपीए से व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में भारत का चीफ डिजिटल इकोनॉमी पार्टनर किसे कहा गया? 4 ऑप्शंस थे। ए अमेरिका, बी जापान, सी सिंगापुर और डी फ्रांस, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यही बताया गया कि सिंगापुर भारत के साथ फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स और स्टार्टअप के साथ भागीदारी है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत का पहला ग्रीन स्टील मिशन किस क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने का केंद्र है? 4 ऑप्शंस थे। ए सीमेंट उद्योग, बी इस्पात उद्योग, सी कोयला उद्योग और डी रासायनिक उद्योग, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी
इस्पात उद्योग इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इस्पात उद्योग भारत का पहला ग्रीन स्टील मिशन के तहत कार्बन न्यूट्रल बनाने पर केंद्रित है। ये बताया गया है कि स्टील उद्योग भारत के कुल उत्सर्जन में बड़ा योगदान देता है, इसलिए इसे ग्रीन बनाना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो रीजनिंग से था। 5 के बाद जिस प्रकार 11 आता है, 11 के बाद जिस प्रकार 23 आता है, 23 के बाद 47, 47 के बाद 95, तो आपको बताना है 95 के बाद क्या आएगा? जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये आपको बताया गया था, जिसमें 4 ऑप्शन थे। ए 143, बी 167, सी 191 और डी 239, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 191। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 191 ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं ये कैसे आया। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, जो A1 के बाद जिस प्रकार C4 आता है, C4 के बाद F9, F9 के बाद J16 और J16 के बाद O25 आता है, तो आपको बताना है O25 के बाद क्या आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। U36, बी ऑप्शन था T36, सी ऑप्शन था V36 और डी ऑप्शन था U49, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए U36। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसको हमने एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं। ये इसका एक्सप्लेन किया है, इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपका था, लैंग्वेज को 7 लिखा जाता है तो एजुकेशन को 9 लिखा जाता है, तो आपको बताना था नॉलेज को क्या लिखाया जाएगा। 4 ऑप्शंस थे। ए 7, बी 8, सी 9 और डी 10, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 8। इसका एकदम करेक्ट आंसर था, नॉलेज को 8 लिखा जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है हमने, इसको आप देख सकते हैं कि कैसे हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ए बी सी डी ई एफ एक व्रत की ओर मुख करके बैठे, यानी कि 6 लोग हैं, एक बी सी डी ई एफ 6 व्रत की ओर मुँह करके बैठे हैं, अंदर करके केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो आपको बताना है ए बी के बाएं है, सी डी के दाएं है, ई ए के सामने है, एफ बी के सामने नहीं है, ए के दाएं कौन बैठा है। 4 ऑप्शंस थे। ए सी, बी ऑप्शन था डी, सी ऑप्शन था एफ और ई डी ऑप्शन था ई बैठा है, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर था। एफ इसका एकदम करेक्ट आंसर था, एफ बैठा है। ये आपको एक्सप्लेन किया गया है कि सभी शर्तें लगाने पर केवल यह व्यवस्था संभव है जिसमें ए के दाएं एफ बैठता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, जो एकदम कथन निष्कर्ष से था। कथन था, सभी डॉक्टर बुद्धिमान हैं, कुछ बुद्धिमान लोग कलाकार हैं। निष्कर्ष था, कुछ डॉक्टर कलाकार हैं। और सेकंड था निष्कर्ष, सभी कलाकार बुद्धिमान हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। बताना था कौन सही है। केवल कथन एक सही है, बी ऑप्शन था केवल कथन 2 सही है और सी ऑप्शन था दोनों सही हैं और डी ऑप्शन था दोनों गलत, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये इसका हमने एक्सप्लेन किया है कि कोई सीधा संबंध डॉक्टर और कलाकार से नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों निष्कर्ष सही नहीं यानी कि गलत हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में भारत ने IMF के स्पेशल ड्रोविंग राइट्स यानी कि SDR में किस मुद्रा के वजन को बढ़ाया गया माना। ऑप्शन थे। ए यूरो, बी अमेरिकी डॉलर, सी चीनी युआन और डी जापानी येन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी चीनी युआन। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया गया है कि IMF के SDR बास्केट की मुद्रा का वजन GDP, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और रिजर्व मुद्रा की भूमिका पर आधारित होता है। 2024-25 में यूनान का भाग बढ़ने का निर्णय ग्लोबल ट्रेड में चीन की बढ़ती हिस्सेदारी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2025 में लॉन्च की गई प्रगति पे का पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके 4 ऑप्शन थे। ए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान, बी ग्रामीण डिजिटल भुगतान, सी ऑप्शन था क्रिप्टो ट्रेडिंग और डी ऑप्शन था टैक्स कलेक्शन, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण डिजिटल भुगतान। इसका एकदम करेक्ट आंसर था ग्रामीण डिजिटल भुगतान। जो प्रगति पे पहल लॉन्च की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण डिजिटल भुगतान। इसको एक्सप्लेन किया है कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में यूपीआई आधारित लेन देन को बढ़ावा देती है और वित्तीय समावेश को मजबूत करती है। इतने ही क्वेश्चंस मिल पाए थे, जितने मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।